नमस्कार, शाम के 7 बजने को है देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको पूरे 400 दिन तक दिखाने वाले हैं। काउंटडाउन चल रहा है जिसमें अब 395 दिन बाकी हैं। चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चाल चलनी भी शुरू कर दी है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है तो बीजेपी को परास्त करने के लिए विपक्षी दल कमंडल बनाम मंडल की राजनीति पर उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो बयान दिया है वो बयान बताता है कि समाजवादी विचारधारा के साथ ही वो अंबेडकरवादी विचारधारा को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिंदुत्व वाली राजनीति का मुकाबला किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सनातन संस्कृति की सांसों में रची बसी है रघुनंदन श्री राम के चरित्र की ये कथा। कण कण में विराजमान है राम, लेकिन वही राम भारतीय राजनीति के आधार भी है। बरसों बरस से राम के नाम पर चलती आई राजनीति अब नए पड़ाव की ओर बढ़ चली है। राम के बाद अब मानस पर त्योरियां चढ़ी हैं। सुनिए बुद्धिज्म को मानने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अंदर। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये शंखनाद है 2024 के चुनाव में एक नए मुद्दे का। लोकसभा चुनाव में कमंडल बनाम मंडल की ये पृष्ठभूमि है। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। कहते हैं राजनीति में वर्तमान में जो घट रहा होता है वो भविष्य की तस्वीर बनाने की कोशिश होती है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मानस के खिलाफ टिप्पणी की और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अभद्र टिप्पणी की है। मगर इन बयानों के पीछे की कहानी क्या है उसे इस तरह से समझिए कि देश में करीब 20% दलित हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 22% दलित हैं। समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों ही पार्टियां इन दिनों समाजवाद के साथ साथ अंबेडकरवाद के जरिए दलित ओबीसी समुदाय को साधने की कवायद में लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर दलित और पिछड़ों के विश्वास को जीतकर बीजेपी के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को कमजोर करने की कवायद की है। इसीलिए बीजेपी बिफरी पड़ी है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो चर्चा में आना चाहते हैं, वो इसलिए उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। वो केवल जो है जब जनता ने उनको नकार दिया तो ये उनकी हम कुंठित मानसिकता का ये घोतक है बयान। इस बयान का कोई मतलब नहीं। सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पिछले 3 दशक से ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ओबीसी समुदाय का बड़ा तबका बीजेपी के साथ है और पार्टी भी अपनी हिंदुत्व की सियासत के जरिए उनके विश्वास को बनाए रखने की कवायद में है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव अंबेडकरवादियों को भी गले लगा रहे हैं। बीएसपी के दलित मूवमेंट से जुड़े रहे तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी में मिला रहे हैं। इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव की शह पर ये बयान दिया गया है। देखिए, मौर्य जी की भाषा वो जब जहां रहते वैसी होती है। संतोष जी, आपको स्मरण होगा वो बसपा में थे,
तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर उन पर मुकदमा भी चला। वो भाजपा में भी थे तो 5 साल नियंत्रित थे, अब समाजवादी पार्टी में गए तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल अखिलेश यादव जी से है कि वो मौर्य जी ने जो कहा उसे कितना समझ। रामचरितमानस के खिलाफ बोलने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक के थानों में तहरीर दी गई है, केस भी दर्ज कराए गए हैं। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे ही बिहार में कुछ लोग जो जिनमें शिक्षा मंत्री भी शामिल हैं, राम जी को और रामचरितमानस को एक विवाद का मुद्दा बना रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू धार्मिक संगठनों की शिकायत है कि जानबूझकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुओं को गाली दो, हिंदू मानबिंदुओं, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमले करो, उसी से उनकी राजनीतिक जो रोटी सेक पाएंगे। लेकिन ये अब इनकी राजनीति रसातल में जा चुकी। अब ये रसातल में गई हुई राजनीति को दोबारा से तलाशने पर की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनको राजनीति पे प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब इतनी वो समझने में नाकाम है कि जिस देश की बहुसंख्यक का वो सम्मान नहीं कर सकते तो उनको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। अंबेडकर वादियों के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित और ओबीसी को अपने पक्ष में एकजुट कर बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को ओबीसी, दलित, आदिवासी वोटों में तेजी से बढ़त हासिल हुई है। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2019 में 44% हो गए थे। 2014 में बीजेपी को 24% दलित वोट मिले थे, जो 2019 में 34% हो गए थे। उसी तरह 2014 में बीजेपी को 38% आदिवासी वोट मिले थे, जो 2019 में 44% तक पहुंच गया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में ओबीसी की आबादी 52% मानी जाती है। इसके अलावा दलित 15% और आदिवासी 8% हैं। ऐसे में ये कुल आबादी 75% से ज्यादा हो जाती है। साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में समाजवादी पार्टी की राजनीति में समाजवाद के साथ साथ अंबेडकरवादी चेहरा गढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर जितनी बहस जोर पकड़ेगी उससे दलित और ओबीसी की सियासत भी राजनीतिक गुल खिलाएगी। आज तक ब्यूरो। हिंदुत्व के साथ ही राष्ट्रवाद और सैनिकों का मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में गूंजे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मना रही है, वो बता रही है कि हमारे देश के जवान हमारे गौरव हैं, तो बीजेपी की काट के तौर पर पुलवामा का मुद्दा उठाया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पुलवामा का सच सरकार ने देश को क्यों नहीं बताया। उन्होंने सवाल भी उठाए कि पीएम का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से क्या रिश्ता है। इस यात्रा से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। इस यात्रा से राहुल गांधी को बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि 2024 के लिए ये यात्रा किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। ऐसी संजीवनी जो उन्हें दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। मगर 24 के पहले मुद्दों की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, उसमें देश के जवान और राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। 4 साल होने को आए हैं, मगर दिग्विजय सिंह ने 4 साल बाद एक बार फिर से पुलवामा का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। संसद में रखे। ये आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें दिग्विजय सिंह जिस वक्त अपनी रौ में पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, उसी वक्त जयराम रमेश बीच में आ गए। उन्होंने आज तक संवाददाता का माइक पकड़ लिया, उसे साइड में हटाया और बोले डाइवर्ट मत कीजिए। एक बार नहीं, 3 बार। नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स।
तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय जी, सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर क्या स्टैंड? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, अरे पीछे हटो रे यार, हटो, जाने दो उनको। पता नहीं उन्हें क्या लग रहा था जो डाइवर्ट होने से बचा रहे थे, क्योंकि यात्रा में दिग्विजय सिंह ने जो कहा, बाद में तसल्ली से बैठकर वीडियो बनाते हुए वही बात दोहराई। सरकार से 3 सवाल किए। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी, जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है, उसको क्यों छोड़ दिया गया, राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उस पर क्यों नहीं बना। इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के क्या संबंध है, कैसे संबंध है। राजनीति में यूं ही कभी कुछ नहीं होता, न यूं ही यात्राएं होती हैं, न यूं ही बयानबाजियां होती हैं। सबके अपने अपने अर्थ हैं। तो अनायास ही नहीं है कि जब पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे, तभी उधर से दिग्विजय सिंह ने पुलवामा का जिक्र कर दिया। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जवानों का अपमान कर रही है। आज पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है। आज पूरा देश जिस प्रकार से परमवीर हमारे विजेता हैं उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। परंतु पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगना, फिर पुलवामा का दोष भारत पर डालना, और अब भी दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी इस बयान का बचाव कर रहे हैं। माफी मांगने के बदले, इस पर क्षमा मांगने के बदले, इस पर अपनी टिप्पणी वापस लेने के बदले कांग्रेस पार्टी निर्लजता से इस बयान का बचाव करती है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक का दर्द पाकिस्तान से ज्यादा कांग्रेस को है। हमारी वीर सेना, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है, अपनी वीरता दिखाती है और आतंकी मुल्क को घुस के ठोकती है। तो एक तो दर्द होता है उस पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को, और सालों साल से ये जख्म कांग्रेस पार्टी के हृदय में भी अभी भी है। ये दर्द साफ प्रतीत हो रहा है। तो धर्म और जाति की राजनीति के साथ साथ 2024 के लिए राष्ट्रवाद और सैनिकों का मुद्दा भी पनप रहा है। निश्चित तौर पर इस पर भी जमकर राजनीति होगी। फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि ये यात्रा उन्हें फलेगी। राहुल गांधी उस नरवाल से 1.5 किलोमीटर ही दूर यात्रा कर रहे हैं जहां कल 2 धमाके हुए थे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। अगर जम्मू की बात करें तो कठुआ और सांबा जिले से होते हुए कुछ इस तरह सुरक्षा के सख्त पहरे के बीच ये यात्रा जम्मू से अब कश्मीर की ओर बढ़ेगी। हालांकि 2 दिन ये यात्रा जम्मू शहर और उसके बाद नगरोटा होते हुए, उधमपुर होते हुए आगे जाएगी। लेकिन इस बीच लगातार सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की, सुरक्षा एजेंसियों की लगातार चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस से पहले पूरे इलाके को हाई अलर्ट पे रखा गया है। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार यात्रा रोकना चाहती है। इस बार भी जयराम रमेश ने नाम तो नहीं लिया, मगर कहा जरूर कि यात्रा नहीं रुकेगी। अगर ये ताकतें भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती हैं, वो विफल होंगे, वो सफल नहीं होंगे। यात्रा चलता रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने वाली है। देखना होगा कि ये सारे अभियान कांग्रेस के अरमान को पूरे कर पाते हैं या नहीं। मौसमी सिंह के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। दिग्विजय सिंह की ओर से जो बयान दिया गया है उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने दिग्विजय के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है
ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से इस बारे में जिक्र किया गया है कि आए दिन इसी तरह का बयान वो देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय पर पलटवार किया है। आपको बताते चले, इसी साल मध्य प्रदेश में होने हैं चुनाव विधानसभा के। ज्योतिरादित्य कह रहे हैं ये मातृशक्ति के प्रति असम्मान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से कहा गया है ये मातृशक्ति के प्रति असम्मान है। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर अब बीजेपी के नेताओं का एक के बाद एक पलटवार लगातार जारी है। लादेन को ओसामा जी बोलते हैं, जाकिर के साथ मंच साझा करते हैं दिग्विजय सिंह। ये कहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उधर चुनावी समय में राजनीतिक दलों के नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना कोई नया नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। इसी कड़ी में खबरें हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। हालांकि अब तक उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी खबरों का खंडन किया है, मगर नीतीश कुमार ने जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयान दिया, वो बताता है कि जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। सर उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की सुगबुगाहट भी हो गई है और उस सुगबुगाहट की वजह है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आए थे एम्स में सामान्य रूटीन जांच के लिए। इसी दौरान बीजेपी के 3 नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इधर दिल्ली में मुलाकात हुई और उधर पटना मचल पड़ा। कयास लगने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। सवाल खुद सीएम से किया गया तो जवाब सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। सर अब उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी पटना में रहते ही हैं। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं। नीतीश कुमार से एक दिन बाद फिर वही सवाल किया गया कि बताइए नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के पूर्व नेता होने वाले हैं क्या? नीतीश जी ने फिर से वैसा ही जवाब दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि हमारी पार्टी आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सर ये बयान का क्या मतलब है? ये ना आप उन्हीं से पूछिए। नीतीश के इन बयानों ने उपेंद्र कुशवाहा से नाराज होने की बात को और हवा दे दी। आरजेडी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि नीतीश ने अपने बयान के जरिए उपेंद्र कुशवाहा को उनकी हैसियत दिखा दी। हमको भी लगा कि भाई इस तरह की बात नीतीश जी ने क्यों कही है। अब इन लोगों का आपस का मामला है। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी बयान मैंने सुना है, नीतीश जी का उपेंद्र जी से संबंधित जो है वो भी हमने सुना है। अब आपस में मिल करके अब ये आगे क्या खिचड़ी पकती है देखने की बात है। अब एक ढंग से नीतीश जी ने उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में क्या हैसियत है ये भी जो है बता दिया है। खैर, एम्स से जांच कराकर पटना पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा से भी यही सवाल हुआ कि इन अफवाहों में कितना दम है, तो बोले सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। और रही बात बीजेपी के संपर्क में होने की, तो जेडीयू में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। जेडीयू नेताओं के लिए कुशवाहा का बयान आया तो जेडीयू के बड़े नेता और पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई किसी को बांध कर रखता है क्या? हम कह रहे हैं कि न्यूज है ही नहीं कोई। मुख्यमंत्री जी ने क्या प्रतिक्रिया दी? आपने पूछा, जैसे आप प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं, वैसे आपने पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के अंदर वो हैं, तो जाते रहते, आते जाते रहते। तो आप प्रतिक्रिया ही पूछिएगा ना, तो ये तो सामान्य बात है। किसी को कोई बांध के रखता है क्या? महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी कह रही है कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जा रहे। पता नहीं कौन नेता लोग क्या सोचकर क्या बयान दे रहे। कांग्रेस की नजर में महागठबंधन में शामिल पार्टियां एकजुट हैं। 164 विधायकों का समर्थन नीतीश जी को प्राप्त है।
बिहार में लोकसभा की 40 कुल सीटें हैं। जेडीयू के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। 39 पर एनडीए को विजय हासिल हुई थी, लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। अब देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लगातार हर एक राजनीतिक खबर आप देखेंगे मेरे साथ शाम 7 बजे शंखनाद में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।